गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो के अंतर्गत अपन ने देखा था उदारवादी विचारधारा को। अब हम बात करेंगे उग्रवादी विचारधारा की। जैसे कि उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत हमारे जो मुख्य नेता माने जाते थे वह हमारे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, तिलक, गोखले एवं फिरोज शाह मेहता आदि माने जाते थे। इसी तरीके से हमारे उग्रवादी विचारधाराओं की श्रेणी के अंतर्गत हम लाल, बाल, पाल इन तीनों के नाम ही प्रमुख माने जाते हैं। वैसे तो हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ये सारे ही क्रांतिकारी जो नेता थे वे हमारे उग्रवादी विचारधाराओं की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत हमारा जो का विवेचन किया गया है वह जनरली लाल, बाल, पाल का ही किया गया है। लाल, बाल, पाल तीनों ही ऐसे क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने अपनी उग्रवादी विचारधारा के माध्यम से हमारे देश को स्वतंत्रता संग्राम में आज़ादी की ओर अग्रसर किया। तो हम बात करते हैं हम सबसे पहले उग्रवादी विचारधाराओं की। इस उग्रवादी विचारधारा के उदय के क्या कारण थे? सबसे पहला तो प्रमुख कारण मेन ये माना जाता है कि जब उदारवादी व्यवस्था हमारी व्यक्ति हमारे असंतुष्ट रहे तो उन्होंने उग्रवाद की भावना जागृत हुई। जब प्रेम और शांति से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी बात को नहीं सुना तो हमारे क्रांतिकारी नेताओं ने हमारा जो रवैया अपनाया वो किस तरीके का अपनाया? उग्रवाद का। तो हमारी व्यवस्था के अंतर्गत ये सारे कार्य किस रूप में उदय के रूप में आए? हमारे उग्रवादी विचारधारा के रूप में। इसके अनेक कारण माने जाते हैं। सबसे पहला तो उदार राष्ट्रवादियों की असफलता के कारण। जब हमारे उदारवादी व्यक्ति जब असफल रहे, उनकी बातों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं माना तो वे असंतुष्ट हो गए और उसके कारण हमारे जो उग्रवादी विचारधारक है वह सजग होकर अपने कार्यों को परिणाम के रूप में डालने के लिए शुरू हो गए। साथ ही व्यवस्था के अंतर्गत हमारी राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें कहीं पर भी सहायता नहीं की। एक तो भारत के अंतर्गत अकाल, बाढ़, महामारी ऐसी समस्याएं समय समय पर होती रही जिसके कारण कि हम प्रगति नहीं कर पाया और ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारा साथ नहीं दिया तो हमारे विचारक और भी उग्र होते चले गए। साथ ही धार्मिक पुनः जागरण में इनकी धर्म, जाति, सभ्यता, संस्कृति के प्रति प्रेम को बढ़ाने जब इस सारी ही चीजें एकजुट होनी शुरू हो गई, यानी हमारे न सिर्फ उदारवादी विचारक बल्कि उग्रवादी विचारक भी एक दूसरे के साथ मिलकर कार्यों को संपन्न करने लग गए तो हमारा देश आगे की स्थिति को प्रदान कर गया। साथ ही हमारे जो तीनों मेन विचारक हैं लाल, बाल, पाल, ये तीनों ने ही हमारी व्यवस्था के अंतर्गत एक क्रांतिकारी के रूप में अपने साधनों को अपनाकर अंग्रेजों से देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। साथ ही विदेशियों का भारतीयों के साथ अमानुष व्यवहार के कारण, छुआछूत की व्यवस्था के कारण हमारे यहाँ जहाँ हम अगर हमारा बैकग्राउंड देखते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हमारे जो भारतीय व्यक्ति थे उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। जो निम्न कास्ट के व्यक्ति थे उन्हें मंदिरों में जाने की भी अनुमति भी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति को खत्म करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति से भी समान होते हैं, ये नहीं कि अंग्रेज लोग तो वे काम को करें और भारतीय उस काम को ना कर सके, तो उन्होंने इस तरीके की भावना का जो प्रचार और प्रसार किया उसके के कारण भारतीय जनता असंतुष्ट हो गई और हमारे उग्रवादी और उदारवादी दोनों ही प्रकार के नेताओं ने एकजुट होकर अपनी व्यवस्था में इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंग्रेजों को भारत से हटाने के लिए सहयोग प्रदान किया और यही सहयोग हमारा 1942 का स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत भी सारे ही विचारक, ये सारी व्यवस्थाएं जिनको कि हम उग्रवाद, उदारवाद, हमारी 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सबको लेते हैं। ये सब किस रूप में परिणित हुआ? हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारतीय व्यवस्था से बाहर निकालना और स्वय शासन की व्यवस्था करना। इसके निम्न साधन माने जाते हैं क्योंकि उदारवादी विचारक हमारे अनुनय, विनय, प्रेम, सहयोग इनके माध्यम से अपनी बात को कह रहे थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं सुनी थी। तो हमारे उग्रवादी विचारकों ने अपने साधनों के अंतर्गत बहिष्कार रूपी साधन को अपनाया। यानी बहिष्कार के अंतर्गत किसका बहिष्कार होगा? इन्होंने भी लड़ाई की बात तो नहीं की है बल्कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार की बात कही है और वो भी किस तरीके से? शांतिपूर्ण तरीकों से, यानी विचारों से वो क्रांति लाना चाह रहा है, ना कि हस्त शस्त्र से क्रांति की बात करते हैं। साथ में स्वदेशी का प्रसार और प्रचार, अपने देश की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा
पहनावा करना, अपनी घर में हाथ करघा की व्यवस्था को लाना, जिससे कि कुटीर उद्योग हमारे पास रहें, उनके द्वारा हम हमारे देश का विकास कर सकें। यानी उन्होंने जिन साधनों को अपनाया वे हमारे देश की एक राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने के लिए अपनाए जाने वाले साधन थे, जिनके द्वारा हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ता। साथ ही इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा का विकास की बात की। अगर हमारा देश शिक्षित होगा, हमारे बच्चे महिलाएं, क्योंकि पहले हमारे महिलाओं को पढ़ने की स्वतंत्रता भी नहीं थी, पर्दा प्रथा प्रचलित थी, तो ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती थी। साथ ही निष्क्रिय प्रतिरोध की व्यवस्था के द्वारा, जिसमें हम सहयोग, जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें अगर सही कार्य नहीं करने दे रही है, हमारी बातों को नहीं मान रही है, तो उसके लिए हम शांतिपूर्ण तरीके से उनके कार्यों में सहयोग देना बंद कर दें, जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति का मेन आधार क्या था? स्वराज्य की प्राप्ति। जब हम स्वराज्य की तरफ बढ़ेंगे तो हमें इन सारे तरीकों को अपनाकर ही हम स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय सभ्यता व संस्कृति में इनकी गहरी आस्था थी। यह हमारी जो व्यवस्था थी, उदारवादी विचारक हमारे इन सब में गहरी आस्था रखते थे, लेकिन उग्रवादी विचार ठीक इसके विपरीत थे। इनका अगर हम तुलनात्मक अध्ययन देखें तो किस प्रकार से हमारे उग्रवादी और उदारवादी विचारक, जिनकी व्यवस्थाओं में अंतर पाया जाता है, दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते थे, दोनों ही देश को स्वराज्य की प्राप्ति कराना चाहते थे, देश में एकता की भावना को जागृत करना चाहते थे और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना चाहते थे। लेकिन इनके तरीकों में अंतर पाया जाता था। वे मेन अंतर क्या था? इनके जो साधन थे, उग्रवादियों के जो साधन थे, वे बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध। साधन का लक्ष्य क्या है? स्वराज्य की प्राप्ति। वही हमारे उदारवादियों के लक्षण क्या थे? शांतिपूर्ण सहयोग, प्रेम, अहिंसा, सत्य, इनके माध्यम से देश में व्यवस्था से अंग्रेजों को बाहर निकालना। यानी ये शांति से काम करते थे, ये उग्र साधनों के माध्यम से देश में विकास की बात करते हैं। वही हमारे उग्रवादी विचारक एक साथ विकास के क्रम में थे, एक साथ क्रांति के क्रम में थे। वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेज धीरे धीरे हमारे देश से जाएं। वे क्षणिक विकास में विश्वास नहीं करते थे, जबकि हमारे उदारवादी धीरे धीरे क्रमिक और श्रमिक विकास में विश्वास करते थे कि अंग्रेजों को हमें बाहर भेजना है, लेकिन उन पर विश्वास करते हुए, उनकी पद्धतियों को अपनाते हुए। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। इसीलिए हमारे उग्रवादी और उदारवादी दोनों प्रकार के नेताओं जब एकजुट हुए तो हमारा देश स्वतंत्रता संग्राम के लिए आगे बढ़ा। इनकी जो उग्रवादी विचारक थे, इनका सत्ता में विश्वास नहीं था। इनका मानना था कि ब्रिटिश भारतीयों को का भला करने के लिए नहीं आए हैं। व्यवस्था का जो उन्होंने आधार पेश किया, मालेमिंटो सुधार जो अधिनियम पेश किया, वो किस रूप में किया था? कि भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देंगे। लेकिन अगर वो भारतीयों को सुविधा देते तो भारतीयों का राज हो जाता, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी तरीके से हमारे उदारवादी जो विचारक हैं, इनका पूर्ण रूप से ब्रिटिश सत्ता में आस्था थी कि ठीक है, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हमारे भले के लिए ही करेंगे। लेकिन उनका भ्रम बाद में टूट गया। साथ ही असहयोग की नीति का प्रयोग हमारे उग्रवादियों ने किया, जबकि ब्रिटिश शासन के प्रति हमारे उदारवादी सहयोग की नीति को अपनाते थे, उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करते थे। लेकिन उग्रवादियों का मानना था कि कार्य अगर हमारे पक्ष में नहीं हो रहा है तो हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सहयोग करना बंद कर देना चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने हमारी दांडी यात्रा भी शुरू की थी 1930 में, जिसे हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसके वीडियो मैं आपको नेक्स्ट अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगी इसकी डिटेलिंग। देन उग्रवादी मध्यम वर्ग से संबंधित रखते थे, जबकि हमारे उदारवादी व्यक्ति अपनी उस व्यवस्था से संबंध रखते थे जो कि ब्रिटिश को साथ में लेकर चलने वाली थी। अब एक मध्यम वर्गीय को जब हम अपेक्षित करते हैं, उसको बेकार मानते हैं, तो वहाँ उग्रता आना स्वाभाविक ही है। जहाँ हमारी उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति आस्था, सहयोग, संबंध की बात थी, इसे अच्छा मानते थे, वहीं हमारे उग्रवादी विचारक इसको बिल्कुल ही अहितकारी मानते थे। यानी वह भारतीयों के हित में कभी सोच ही नहीं सकते। इस प्रकार से हमारे जो विचारक हैं, जिन्हें हम उग्रवादी और उदारवादी विचारकों के रूप में जानते हैं, दोनों ने ही देश के अंतर्गत स्वतंत्रता को प्रदान कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन
इनके तरीके और साधनों में अंतर पाया जाता है। जहाँ हमारे उदारवादी विचारक प्रेम, सहयोग, सविनय, अवज्ञा इनके माध्यम से कार्यों को करते हैं, वहीं हमारे उग्रवादी विचारक हमारी इस व्यवस्था को स्वदेशी के माध्यम से जहाँ हमारे बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्र शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध आदि के माध्यम से इन कार्यों को संपन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोनों ही विचारकों का मुख्य लक्ष्य क्या है? स्वराज्य की प्राप्ति। यानी स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत हमारी दोनों ही प्रकार के विचारकों ने, जिसे हम उग्रवादी विचारक और उदारवादी विचारकों के रूप में जानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। थैंक यू सो मच।